बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, मौसम खुशगवार है। शदीद गर्मी में इतना खूबसूरत मौसम, मुसलसल बारिश से शहर में इस वक्त हर तरफ बादल नज़र आ रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और एक्चुअली जब मैं मेकअप रूम में तैयार हो रही थी तो मुझे एसी में सर्दी महसूस हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ कल रात जब मैं 12 बजे हेडलाइन सुन रही तो जो मैं हालात देख रही हूँ शदीद गर्मी के, स्पेन में, यूके में जिस तरह से शदीद गर्मी पड़ रही है, सो हम लोग ब्लेस्ड हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम अपने मुल्क में तमाम मौसम देखते हैं। सो उन लोगों के लिए दुआ है बहुत सारी कि अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने अमाल की तरफ मुझे लगता है ज़रूर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर अगर हम ध्यान देना शुरू कर दें, अपना वो है ना मुहासबा जिसे कहते हैं, ख़ुद ब खुद करना शुरू कर दें, अपनी हर रोज़ एक बुरी आदत को तर्क करने का सोच लें तो इंशाल्लाह सब अच्छा होता चला जाएगा। आगे चल के हमने इस खुशगवार मौसम की भी बात करनी है, लेकिन इस खुशगवार मौसम के साथ जुड़ा मसला एक नहीं बल्कि कई मसले होते हैं। वो ये होता है कि जी लाइट गायब हो जाती है, जैसा कि अभी हमने हेडलाइंस में बताया। पानी हर जगह पर इस कदर जमा है कि हमें वासा के इकदाम उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो मुसलसल बारिश है इसमें वासा को भी टाइम चाहिए होता, पर कितना? अगर पूरा दिन आज बारिश की प्रेडिक्शन है तो क्या पूरा दिन सड़कों पर ऐसे पानी रहेगा? फिर सड़कों पर लोग भी एहतियात नहीं करते हैं। बहुत सारे हमने एक्सीडेंट के वाक़यात देखे हैं। सो प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि मैं खुद आज जब गाड़ी की एकदम ब्रेक लगाई तो मेरे होश उड़ गए कि वो वाकई एक सडन ब्रेक लगी। तो कितनी ज़रूरत होती है आपको मोहतात ड्राइविंग की जब बारिश हो रही है, रोड आपके स्लिपरी हुए होते हैं। तो ये वो सारी एहतियात है जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जिन चीज़ों का। हम पहले सेगमेंट से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, एक दिन एक नेकी। मुफ्ती नासिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज का पैगाम आप तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम ग़ीबत के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और ग़ीबत वही चीज़ है कि अपने किसी भाई की पीठ पीछे उसकी ऐसी बात कहना जो वाक़अतन उसमें मौजूद हो। यह हदीस पाक भी इमाम बुखारी ने इसे रिवायत किया। हुज़ूर सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, अतदरून अमल ग़ीबा, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? तो उन्होंने अर्ज़ की, नहीं या रसूलल्लाह, आप बयान फरमाएँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ग़ीबत यह है कि तुम अपने भाई के अंदर कोई ऐसी चीज़ बयान करो जिसको वो नापसंद करता है। अर्ज़ की, आका अगर वाकई वो उसके अंदर हो तो? फरमाया, हाँ, अगर उसके अंदर होगी और तुम बयान करोगे तभी तो ग़ीबत है, और अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है फिर तुमने बयान कर दी तो तुमने उस पर बुहतान लगाया। ग़ीबत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया, और ये इतना बुरा अमल है। अल्लाह ने फरमाया, वाकई तुम में से कोई नहीं पसंद करता, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु, कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने को तो तुम नापसंद करते हो, लेकिन ये जो ग़ीबत करते हो ये वाकई ऐसा अमल है जैसे कोई इंसान अपने किसी मुर्दा भाई की गोश्त खाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बुरे अमल से इंसान को महफूज फरमाए। दो औरतें जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आईं तो मेरे आका ने फरमाया, रोज़ा नहीं है। और वजह जब पूछी तो आका अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया कि तुमने किसी की ग़ीबत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस गुनाह से महफूज रखे जिसमें बहुत मुआशरा बिला वजह मुब्तला है। इससे इंसान बचकर बहुत ज़्यादा नेकियां अपने पास रख सकता है। ये इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देती है। जी नाज़रीन, ये था आपका आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचा दिया। मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है और मैं खुशगवार मौसम, मुसलसल बारिश आज हो रही है। सुबह मेरे ख्याल से 4 बजे से ही मुझे तो बारिश की आवाज़ सुनना शुरू हुई मैं, और मुसलसल ये बारिश होती रही। और अभी क्या प्रेडिक्शन है, मौसम आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है वो आगे चल के हमने आपको बताना है, क्योंकि ये बारिश जो मॉनसून की है इसके बारे में प्रेडिक्शन ये होती है कि पूरा दिन होगी। मॉनसून की बारिशें जितना सोचा गया था जितनी होनी है उससे ज़्यादा ये रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो खैर बासा के इंतज़ामात उतने हैं या नहीं हैं ये हम आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे, और आपको बाहर की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि रोड पे कितना पानी है। जी हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह करम, शुक्र है। आमिर भाई, मौसम को एंजॉय करते आए? हाँ, रात 3 बजे से कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे 4 बजे आवाज़ आई थी कि बारिश होना शुरू। अच्छा, नहीं, बादल गरजे, फिर बिजली चमकी, तो मैं, आमना और मेरी मिसेस वो सब उठ गए और हमने मतलब उसको एंजॉय किया। बारिश हो रही है, फिर सो गए। वो अल्लाह का शुक्र है कि बिजली वाला कोई मसला नहीं बना और
सारी रात जो है वो हम सुकून से गुजारी और सुबह उठ के फिर अब तैयारी की और बाहर मौसम देखा, बाहर ही बैठ के मैंने अखबार पढ़ा आज का, और उसके बाद मैंने कहा दिन का आगाज़ करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो नाश्ता वगैरह किया और अभी आपके सामने हूँ। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, बारिश मुसलसल होने से रास्ते में क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके आए या पानी? देखिए रास्ते में ना मैं तो रोज़ ही करता हूँ ऑब्जर्व, और जब भी आपके प्रोग्राम में बैठता हूँ मैं बात करता हूँ कि मैंने सुबह मिसेज़ को यूनिवर्सिटी उतारना था, तो मैं मुल्तान रोड का सफ़र किया, तो जितनी ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके नीचे जो नाला बना है वो LDA ने अभी तक अच्छा, मैंने वहाँ पे शक्कर मशीनें देखी थी, 2 बड़ी बड़ी शक्कर मशीन होती है पानी खींचने के लिए, हाँ। उसके अंदर मलबा भरा हुआ है, उसमें जिसने घर गिराया उसने मलबा फेंक दिया, जिसके पास मट्टी थी उसने मट्टी फेंक दी, वो फुल है, वो उसके ऊपर पौधे उग चुके हैं और उस पर नशेई बैठ के नशा करते हैं, वो नाला रहा नहीं, वो अब वो एक आप उसको कहें कि वो एक पूरी ज़मीन तैयार है पौधे उगाने के लिए, उसमें फसलें उगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये LDA के अंडर है। मुझे तो बहुत देर बाद पता चला, मैं वासा को कोसता रहा, मैं कभी PHA को बातें करता रहा, लेकिन वो तो LDA के अंडर था। और LDA जिस तरह से काम करता है आपको भी पता है कि लाहौर में जो गैर कानूनी मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ बनी वो किसने बनवाई, जो गैर कानूनी तजावज़ात और तजावज़ात के ऊपर तजावज़ात बनी वो किसने बनवाई, LDA ने। LDA एक सोने की चिड़िया है, जो यहाँ लग जाता है वो अरबपति खरबपति हो जाता है, बाद में चला जाता है। आप मुझे बताएं कितने टाउन प्लानर्स थे, कितने अभी लाहौर में या पाकिस्तान में रहते हैं? LDA के टाउन प्लानर्स रहते ही नहीं हैं, और फैमिलीज पहले बाहर भेजते हैं, फिर उसके बाद वो खुद भी जब उनका वक्त आता है और जाने का हिजरत इतने पैसों की ऑफर आजकल या तो सियासत में सुनने में आ रही है या फिर LDA में। अच्छा, सियासत में कुछ नहीं है। आप ये अभी जो इतने पैसों की ऑफर अभी हाईएस्ट आपने सुनी कितने की सुनी? 40 करोड़ की सुनी ना? सुन ले 40 करोड़ की सुनी। एक स्काई स्क्रैपर जो है वो LDA के लिए 1 अरब से ज़्यादा की कमाई है। सही कह रहे हैं आप, वाकई। आप उसकी क्या इसकी LDA तो ऐसे मेरे ज़हन में आ गया था। ये तो एक मजाक बना था, जैसे किसी ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान इनसे नहीं चलना, चाइना को ठेके पे दे दें। ये तो अभी एक डेवलपर के बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था कि मुझे सिर्फ LDA दे दे, पूरे पाकिस्तान का बजट मुझसे ले लें। वाह, इतना पैसा खाया जाता है LDA के अंदर। और उसके क्लर्क देखें, उनका रहन सहन देखें, कहाँ। अच्छा, नैब जो है वो भी सियासत, आपकी तरह वो भी सियासतदानों पे नजर आती है जैसे मीडिया की रहती है। ये लोग छुपे हुए हैं लेकिन खा रहे हैं। LDA सिटी क्या स्कैम नहीं है? और अब तो न्यू लाहौर सिटी और पता नहीं कौन कौन सी सिटी बनती चली जा रही है, क्या ये स्कैम नहीं है? कैसे गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन गई? लालाजर कैसे डेवलप होगी? मुझे बताएं। चले मेरे घर के साथ इतनी दफा उठा रहे हैं, कुछ नहीं होता मसला। हमने इतनी सारे का सारा ग्रीन एरिया इस लाहौर का LDA खा गया। हाँ। और LDA के अफसरान खा गए। इनके फार्म हाउसेज जाके देखें, इनके चीफ इंजीनियर देखें, इनके जाके इनके रहन सहन देखें, इनको मुझे बताएं, इनकी सरकारी तनख्वाह में इनके ग्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल 17, 18, 19 यही ग्रेड होते हैं ना अफसरान के, और पैसा 20 पे चले जाएंगे। लेकिन पैसा इनके पास इतना पैसा है कि शायद डेवलपर्स के पास कम हो। आपको LDA ऑफिस के अंदर सारे डेवलपर्स के एजेंट्स मिलेंगे। अगर आपने काम करवाना है, सारे डेवलपर्स के एजेंट्स वहाँ में बैठे हुए हैं, वहीं पे फाइलें बनती हैं, वहीं चेकिंग होती है, वहीं काम होता है, वहीं अप्रूवल दी जाती है, वहीं सारा कुछ। इसीलिए तो लाहौर का वो हाल है कि आज जब बराने रहमत बरस रही है तो हम लोग परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं। आप मैं जब प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो आपने कहा अमर भाई जहाँ जहाँ पानी है वहाँ से रिपोर्टिंग करा दें। पानी क्यों है? अगर बारिश है तो बारिश का पानी निकास हो जाना चाहिए उसका, लेकिन इसलिए नहीं होता कि हमारी नाअहली है, ना हमने ड्रेन साफ़ किए और ना पब्लिक ने कोई अवेयरनेस है तो उसने अपना शॉपिंग बैग और अपना कूड़ा और काट कबाड़ जो है वो नहीं फेंकना है। वो दुरे ने आप उस दिन आपके साथ प्रोग्राम में कर रहे थे तो उसने बताया कि सोफे तक तो निकलते हैं ड्रेन के अंदर से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सोफा घर का खराब हुआ है, आपने ड्रेन में फेंक दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये रवैये हैं लोगों के। ये रवैया है तो इसमें रवैये में आप फिर ये गिला शिकवा करेंगे जी बारिश का पानी। और मैं आपको बताऊँ, हम भी रिपोर्ट्स चलाते हैं, जितनी रिपोर्ट्स चलती हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ हैं या ऐसे इलाके हैं जहाँ LDA ने नाम की भी डेवलपमेंट नहीं की। क्यों? इजाज़त दे दी गई, लोगों ने अपनी मर्जी से ड्रेन डाला, लोगों ने अपनी मर्जी से रोड्स बनाए, अपनी मर्जी से घर बनाए। घर ऊंचे हैं तो लोगों ड्रेन की मर्जी नीचे के अंदर कुछ और भी शामिल होते हैं आमिर भाई, ऐसे पैसा नहीं बन शामिल है। जाते, ऐसे नहीं बन जाते। उसमें पैसा शामिल है, उसमें बिल्कुल पैसा ऐसे ही शामिल है। है। और पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। ये मिली भगत के अंदर के लोग जो है ना ये करवाते हैं काम। ये जो MPA वजारतें मांगते फिरते हैं ना, अगर ये LDA की कोई चेयरमैनशिप और LDA की चीज़ें मांगे ना तो मेरा ख्याल है कि ये दिनों में ये नाम भी नहीं होगा इनका, इन्होंने पैसे लिए और ये दिनों में करोड़ से अरबपति हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर हमने टॉप स्टोरीज की तरफ जाना है।
वेदर सिचुएशन हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, किस इलाके में कितना पानी है, कहाँ कहाँ पर निकासी आपके इंतजामात क्या हैं, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम खबरें कौन सी हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 2.5 अरब का तखमीना, अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर के लिए 2.5 अरब रुपए की तजवीज़। बिजली टैरिफ में 7.91 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, नेपरा ने मामला वफाकी हुकूमत को भेजा। और सरकारी महंगाई नामा भी जारी। सरकारी रेट लिस्ट सुना था, ये महंगाई नामा क्या है? परेशानी हो गई हूँ कि मैंने तो नहीं गलत पढ़ दिया। ब्रेक के बाद आके इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मामला इस वक्त ये है कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो गया तो ये महंगाई नामा, सरकारी रेट नामा, फिर ये मामला जो है इन पर तो बातचीत होती रहेगी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अब है जी बड़ा सवाल और बड़ा मार्का, बड़ा दिन कल है। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? हमजा शहबाज या फिर चौधरी परवेज इलाही या फिर कुछ और कुव्वतों की भी बात की जा रही है, कुछ और नाम भी हैं, लेकिन बार बार इसकी तस्दीक की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी आमिर भाई, फिर कैसा है? मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन होने नहीं जा रहा। मुझे ऐसे मुझे देखे अपनी फीलिंग बतानी चाहिए इंसान को। मेरी ये फीलिंग है जिस तरह से इसको मिलान किया गया है, जिस तरह से इसमें गंद उछाला जा रहा है, जिस तरह से कभी एक ही MPA है उसको 25 करोड़ की बोली लगी, फिर ये 45 करोड़ पे पहुंची, फिर इस पर रियायत की कुछ PTI ने 40 करोड़ कर दी, फिर रात तक जाते जाते 35 करोड़ कर दी। तो ये मिलान करने वाली बात है, ये इसको प्रोपेगेंडा करने वाली बात है। और ये इंतखाब जो है, कल फिर सुन लें, इजलास इस पर एफिडेविट जमा कराने जा रही है PTI सुप्रीम कोर्ट के अंदर अता तारर साहब के खिलाफ। अच्छा, उसमें उन्होंने 3 बंदों से ले भी लिया। सही। अब ये तो अदालत को चाहिए कि ये इस सिलेक्शन पे स्टे करे, जो मुझे मेरी फीलिंग्स है, क्योंकि दोनों तरफ से एफिडेविट्स आएंगे। अगर उधर से कुछ MPS देने को तैयार है तो उधर से लियाज सिन्योटी साहब का भी आ गया कि मुझे तो सऊदी अरब में 10 करोड़ रुपये की ऑफर हुई थी कि आप हज पे आएँ तो यहीं पे रह जाएं, हाँ। यहीं पे आप आराम करें, पैसे आपको पहुंचते रहेंगे, आपकी रहाइश खाने पीने का सामान भी वहाँ पर पहुँचेगा। तो मुझे बताएं, जब ये इस तरह की बातें उछाली जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये इंतखाबात जो हैं ये होने से पहले ही मुतनाज़ हैं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को वाक़े की जो पैसे लेने देने की वाक़यात हैं उनकी इंक्वायरी किए बगैर इन इंतखाबात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और मुझे भी ये फीलिंग है कि शायद जजेस जो हैं वो इस तरफ जाएंगे। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी इस बात का कहा कि अभी भी अगर सो मोटो एक्शन नहीं लेना तो कब लेना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और बोरियों के मुँह खुल। ये तो खैर वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल सिर्फ करना है। चाहे ऑफ़र आपको 45 की है, 10 की है, 35 की है, 25 की है, उससे कतई नज़र क्या किसी के पास कोई सबूत मौजूद है? अगर सबूत नहीं है तो ये सिर्फ महज इल्ज़ाम तराशी है, और ये लोगों का इत्मीनान जो है कम से कम होता चला जाएगा। सोच रही थी कि जो इतने पैसों की ऑफर हो रही है, आपने सही बात कही है कि सबूत है, अभी तो हमें सिर्फ ये बातें ही लग रही हैं, लेकिन ये पैसे दिए कहाँ से जाने हैं, किसके पैसे हैं? आजकल पैसे की अहमियत क्या है? चले मुझे बताएं, आपकी अखबार की खबर है डॉलर जो है 225 पे चला गया। ये पैसे की अहमियत, और वो भी वजह ये कही जा रही है ना, ये सियासी मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने LDA में अरबपति लोग देख रहा हूँ। तो ये इस पैसे की अहमियत ये है कि एक अच्छी सोसाइटी में 3 से 4 प्लॉट 40 करोड़। सही क्या आपने? गलत कहा है? सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और लाहौर की एक बस्ती में सिर्फ 2 कनाल का एक घर 40 करोड़। बिल्कुल खत्म होगी बात खत्म। तो एक घर 2 कनाल का, 2 कनाल जगह से, और उस पर एक कंस्ट्रक्शन किया हो ईंटों की, सीमेंट की, रेत की, वो बजरी की, वो आपको 40 करोड़ रुपए में मिलता है। और मैंने तो 50-80 करोड़ रुपए वाले भी घर देखे टीवी पर मेरे जानने वाले में नहीं, लेकिन ये इसकी ये औकात है इन 40 करोड़ रुपए की कि ये 2 कनाल के घर पे जो है, घर अच्छी सोसाइटी में शायद
अच्छा घर बना हुआ भी ना मिले इससे। सही तो आप कहते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर किसी के पास पैसा ले जाने की, लगाने की, लेने की, देने की फुटेज है, उसके पास कोई बयान है, कोई उसकी टेप है, सही बात है, तो ज़रूर आप सामने करें। लेकिन अगर आप सिर्फ इल्ज़ाम तलाशी और एफिडेविट लिख के देने की बात है, तो अदालतों के बाहर आपको इस तरह के जो पेशावर हैं वो मिल जाते हैं, जो कि गवाही देते हैं कि जी मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये बंदा बड़ा नेक है, लिहाजा इसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। तो ये अभी भी आप स्टाम्प फरोशों के पास चले तो उनके पास बंदे बैठे होते हैं इस तरह के, जो चंद 100 रुपयों में ये गवाही दे देते हैं। तो ये एफिडेविट्स की इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं है जी मुझे। अच्छा, आपने प्रेडिक्शन ये कर दिया कि आपको तो ये कल मामला कुछ? मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया, मैंने ये अपना ख्याल जाहिर किया। मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा ख्याल है, फीलिंग होती है ना, जिस तरह से गंद उछाला जा रहा है इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में, तो शायद ये इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाए। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें शायद आज हेयरिंग होनी है उन इल्ज़ामात की जो PTI की जानिब से लगाए गए और अब उल्टा नून लीग की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। तो अगर उस समात के दौरान कुछ ऐसे हालात सामने आए तो शायद अदालत इन इंतखाबात को कुछ अरसे के लिए रोक दे। अच्छा, या तो रोके भी जा सकते हैं या फिर एक ऑप्शन जो हम असम्बली तक अगर देखते हैं कि सब लोग पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी हंगामा रही होती है कि बस फिर वो तो हमने स्टोरी देखी है ना कि आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, वो तो आपने देखा कि किस तरह से कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है उसी ने लोगों को अंदर दाखिल किया और किस तरह से जो हिज़्ब इक़्तिदार है और हिज़्ब इख्तिलाफ है उनके लोगों ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर दुश्मनान तराजी की, एक दूसरे पर मुक्काबाजी की, एक दूसरे पर अपना जोर आजमाया। कुछ लोगों ने असली पट्टियाँ बांधी, कुछ ने जैली बांध कर लोगों को दिखाया। तो ये मामला तो सारा हम असम्बली में देख चुके हैं। अभी सूरत हाल कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह से हमज़ा साहब अभी तक पूरी तरह वज़ीर आला नहीं बने हैं, इसी तरह मेरा ख्याल है आने वाला भी कोई पूरी तरह वज़ीर आला नहीं बनेगा, ना कोई कैबिनेट का इजलास होगा। तो ये सारा प्रोसेस ही जो है उसको गलत ठहराया जाएगा और सियासतदान बदनाम होंगे, सियासत बदनाम होगी, जिसका मुझे ज़्यादा दुख है। लोगों की नज़र में इनका इत्मीनाद कम होता चला जाएगा ऐसे ही। और ये मेरा ख्याल है कि चंद कुव्वतों को शायद ये दरकार है कि जो ये सियासी सारा सिस्टम है उसको इसी तरह से परगंदा किया जाए और उसको ख़राब किया जाए। हम लोगों को ही सामने आना है, हमारे दारों को सामने आकर इस सारे सिलसिले को रोकना है। ये इल्ज़ाम तराशी का सबूत मांगना है और अदम सबूत की बुनियाद पर लोगों को सज़ाएँ देनी है। यही नैब के कानून में भी हुआ कि नैब इल्ज़ाम लगाता था और उसके बाद वो जाकर लोगों को TV पर, मीडिया पर पेश करता था कि इन पर इतने करोड़ का इल्ज़ाम है, इन्होंने जी आमदन से ज़ायद असासे बना लिए। सबूत ना होने की बिना पर कई लोग छूट के बाहर आ गए। ऐसे ही है। अच्छा, उनकी इज्जत तो गई। अब ये जो कानून बना है नैब वाला, इसमें यह है कि अगर नैब का एक अफसर तहकीकात के बगैर इस तरह का काम करता है तो कल को जवाबदेह भी है और सज़ा का मुस्तहिक। अगर उसमें झूठा इल्ज़ाम लगा कर ऑब्वियसली आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आप अगले बंदे को भी परेशान। ये तो ना हमारी अदालतों में भी होना चाहिए। अगर आप किसी पर जुर्म साबित नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर उस बेचारे को तंग करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे शुरफा जो हैं इसीलिए अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं कि उन पर गलत और झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं। वकील अदालत पे रोज़ाना क्योंकि जाते हैं, वो डेट पर डेट लिए जाते हैं और लोग बेचारे रोज़ाना अपना कामकाज छोड़ के इसी चक्कर में अदालतों के चक्कर लगा रहे होते हैं। इसको ख़त्म होना चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाए और अगर इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाता है उसको फिर कज़ब बयानी की सज़ा दी जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। ये आप कज़ब बयानी की सज़ा जारी कर दें, मैं देखता हूँ कितने केस जाली रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी आमिर भाई, मुझे अब ये बता दें कि ये जो मेल मुलाकातें हम देख रही हैं बड़ा ज़ोर शोर पकड़ती चली जा रही हैं। कहीं MKM का वफ़द चौधरी शुजात साहब से मुलाकात कर रहा है, कहीं पर बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों के पीछे क्या स्टोरी है? मुझे तो लगता है कि एकदम से वो जो तख्ता पलटने वाली बात है, वो जो सरप्राइज़ वाली बात है, हुकूमत अपोजिशन को सरप्राइज़ देने की बातें कर रही है और अपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज़, अवाम को तो नहीं कोई सरप्राइज़ मिल जाएगा। मैं आपको बताऊँ, असल में आसिफ अली जरदारी साहब पॉलिटिकल विज़र्ड हैं, वो इतने बड़े जादूगर हैं सियासी तौर पर। सही क्या? कुछ नहीं किया उन्होंने। मुझे तो उनके विक्ट्री के साइन के पीछे कुछ नज़र आ रहा है। कुछ नहीं था। वज़ीर वो गए साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मिलने, जो कि काफ लीग के सदर हैं। 1 घंटे की मुलाकात की, गपशप हुई, सियासी हालात पे भी हुई, ज़िमनी इंतखाबात पे भी हुई, मुल्की हालात पे भी हुई, इंटरनेशनली बात हुई, चाय पी, जो कुछ खाया पिया वहाँ पे। 1 घंटे के बाद जब वो बाहर निकले, गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने बस विक्ट्री का एक निशान दिया।
अब ये वो विक्ट्री का निशान है जिसकी चीखें जो हैं आपको चेयरमैन तरीके इंसाफ तक मिल रही हैं। हाँ। और तरीके इंसाफ के नीचे के लोग तक उस विक्ट्री के निशान पर कल मुजाहरा कर रहे थे। बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे खुद एक्चुअली हो रही है। और मुजाहरा कर रहे थे कि शायद जरदारी साहब ने कुछ 40 करोड़ को इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, 25 करोड़ लगा दिया, 40 करोड़। वैसे जरदारी साहब को क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही कि आप एक दूसरी पार्टी के वज़ीर आला को बचाने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने करोड़ों रुपए खर्च करें। क्या किसी को इसकी बात की जरूरत है? ये तो बेवकूफ़ों वाली सोच है। अगर ये ऐसी सोच है। देखिए पैसा कौन लगाता है? पैसा वो लोग लगाते हैं जिनका किसी जगह पे इंटरेस्ट हो। लेकिन जरदारी साहब अगर कहीं से गुजर भी जाते हैं तो लोगों को क्या सराइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और वो क्या सराइयाँ मैं नहीं समझता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक ये क्या सराइयाँ इस तरह से पहुंचेंगी। आमिर भाई ये सिचुएशन ही ऐसी है कि कुछ हैपनिंग भी हो जाए तो हलचल मचने वाली है। तो फिर जरदारी साहब अगर गए हैं तो वो हलचल तो नहीं, वज़ीर आज़म लाहौर में हैं। हाँ। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में हैं। आज इमरान खान साहब भी लाहौर में आ जाना है। तो मुझे बताएं जरदारी साहब का होना जो है वो क्यों इतने जंबी की बात है? वो सिर्फ ये बात है कि वो कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। और अगर उन्होंने कुछ किया है और गेम पलट जाती है, जिस तरह से हमें अभी अददी अक्सरियत जो है वो नज़र आती है कि पीटीआई के हक में है। और अगर ये अददी अक्सरियत अच्छा, नंबर गेम स्ट्रॉन्ग पीटीआई के होने के बावजूद मुझे नून लीग का दावा नहीं समझ आ रहा। वो क्यों ये दावा कर रहे हैं कि जी हमजा शहबाज जी वज़ीर आला होंगे? वो क्यों सरप्राइज? 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ लगाई, मैं आपको उसकी भी बता देता हूँ। एक प्रोग्राम के अंदर एक निजी टीवी पे उन्होंने ये बड़ लगाई कि अगर हुकूमत कहे तो मैं 5 बंदों को इधर उधर करना कौन सा मुश्किल काम है। बिल्कुल। उसके बाद ये तुर्की वाला जो रहीमजार खान से MP हैं तो साहब वो चले गए तुर्की और उन्होंने वहाँ से आने से इनकार कर दिया कि उनकी मसरूफियात हैं, वो नहीं आ पाएंगे इन इंतखाबात। उस पर उसको हवा मिली और उन्होंने समझा कि शायद वाकई 4, 5, 7 लोग जो हैं वो हो गए हैं। बहुत बड़ा मशहूर वाक़या है कि किसी ने कहा कि कुत्ता आपका कान ले गया, तो उसने कान को नहीं देखा, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। तो इस तरह की तरीके इंसाफ की बचगाना, मैं बचगाना ही कहूँगा, हरकत है। भाई अगर आपके पास आपके MPs पूरे हैं, दाने आपके पूरे हैं, तो एक आध MP से आपको अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपको 15 सीटें तो ये मिल गई, 5 सीटें आपको जो स्पेशल सीट्स हैं उसमें से मिल जानी हैं, तो 20 सीटें आपको मिल गई। आपकी अददी तादाद अगर पूरी है और लाहौर के एक माल रोड वाले होटल पे ठहरी हुई है, तो फिर आपको इस तरह के इल्ज़ाम तराशी और दुश्मनाम और ट्रेंड्स बनाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत थी कोई। आपको बड़ी वज़ादारी के साथ वाली कौन सी मंतक होती है? जो जीत रहे होते हैं ना, वो आप याद रखें, वो कभी इल्ज़ाम तराशी पे नहीं आते। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जो जीत रहे होते हैं ना, जो हार रहा होता है ना, वो कहता है जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, एम्पायर साथ मिला हुआ है, रेफरी ने गलत विसल बजा दी, ये सारा उनका काम है। जीतने वाला बड़ा सुकून से होता है। जीतने वाला तो पुरसुकून होता है, जीतने वाला तो जश्न। अब ये सुकून दोनों तरफ नहीं है। तो फिर जीत कौन रहा है? मैंने कहा है ना कि कुछ और बात है। नाज़रीन हम ब्रेक ले लेते हैं। ये तो सियासी हालात है, सियासी मौसम है, खासी गर्मा गर्मी है इस खुशगवार मौसम में भी। लेकिन बाहर का मौसम कैसा है? ये दिलों के मौसम की बात नहीं हो रही, बाहर एक्चुअली मौसम कैसा है वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बारिश की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। शहर पर है जी बादलों का राज और मुसलसल बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मानसून की बारिश ऐसी होती है, किसी इलाके में बहुत ज़्यादा कहीं कम। सो अभी बाहर की सूरत हाल जी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें बाहर की सूरत हाल बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इन इलाकों में कितना पानी है। रुमेल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी रुमेल बताइए, बारिश हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, सुबह 3 बजे से शुरू होने वाली बारिश जो है वो ताहाल जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं बूंदाबांदी, तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर अब तेज़ बारिश जो है वो बूंदाबांदी में तब्दील हो चुकी है। जबकि इस तेज़ बारिश से शहर में जो इस वक्त है जल थल एक हो चुका है। निशेबी इलाके जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। नदी नालों में तुगयानी जो है वो आ चुकी है, जबकि गलियाँ और सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है, दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी जो है वो देखने में आई है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम तक पेशन को ये की जा रही है कि दर्जा हरारत कम होकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ सकता है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शदीद बारिश के इस मौसम में
जो माहिरीन हैं, जो महकमा जात हैं मुतलका, उनकी जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जो हदायत हैं वो की गई हैं। शहरियों को बिजली के पोल से दूर रहने की हिदायत की गई हैं। साथ ही साथ जो घरेलू बिजली के आलात हैं उनके इस्तेमाल में भी जो है वो एहतियात बरतने के साथ साथ घरों से बाहर गैर ज़रूरी निकलने से भी मना किया गया है। जबकि सड़कों पर जो खड़ा पानी है वो वासा इंतज़ामिया के लिए कम अमले की किल्लत और मशीनरी की कमी के बायस जो है वो एक चैलेंज बन चुका है। पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी उसमें हमने देखा था कि वासा का जो अमला है वो हमें सड़कों पर पानी निकालता हुआ दिखाई दिया था, मगर अब जो रात से बारिश शुरू हुई है अभी तक जो है वो वासा का अमला भी जो है वो नहीं पहुंच सका है। दफातर में जो है वो हाजिरी बहुत ही कम है। सुबह से जो है वो होने वाली बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में तेज बारिश के बाद जो शहरी हैं वो आज बारिश की सिचुएशन के हवाले से अपडेट करें। आज का पूरा दिन वक्फे से बारिश रहेगी, क्योंकि 3 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ तो हम देखते हैं कभी बारिश थम जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। सो अपडेट्स क्या हैं, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, आज पूरा दिन बारिश होने वाली है क्या? अजी महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है वो ये है कि इस रवा हफ्ते अगले हफ्ते भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो महीने के आखिरी 10 दिन हैं जुलाई के, ये 10 के 10 दिन जो है वो बारिशों के हैं। शदीद तूफ़ानी बारिशें जो है वो इन 10 दिनों में मुतवक्का हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ पंजाबी में एक रवायत है कि जुमेरात को जो है वो बारिश होती है, वो काफ़ी दिन तक जारी रहती है, जिसे हम आम जुबान में जुमेरात की झड़ी कहते हैं। तो आज भी जो है वो जुमेरात का दिन है। जुमेरात की सुबह जो है वो 3 से 4 बजे के दरमियान ये बारिश शुरू हुई थी और ये आइंदा 10 दिन तक जो है वो जारी रहेगी ये बारिश। रुमेल, आप हमारे साथ मौजूद थे और अभी हम आपको जी शहर में वाटर पाउंडिंग की सूरत हाल भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम वासा से भी जाने के उनकी आज और सारे दिनों में जो बारिशों की प्रेडिक्शन है इसके लिए हिकमत अमली क्या है, उन्होंने किस तरह से जो जगह जगह नकासी आपके इंतजामात हैं उनको अपडेट करना है। आमिर भाई, ये बड़ों से दादी नानी से बात सुनिए कि जुमेरात की झड़ी जो है ये मुसलसल 3-4 दिन रहती है, लेकिन पिछले जुमेरात भी बारिश हुई थी। लेकिन जुमेरात चली थी 8 दिन खड़ी। हाँ, ये पिछले जुमेरात भी तो हुई थी बारिश। ये असल में सावन है, बरसात है, और कौन सा बादल बरसेगा कौन सा नहीं बरसेगा ये अल्लाह जानता है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक कहा रुमेल ने कि 8 दिन की है और कम से कम 6 दिन इसमें ज़्यादा बारिशें हैं। अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है और जिसको हम कहते हैं कि जी पानी सड़कों पे खड़ा हो गया और इलाकों में खड़ा हो गया, इसमें हमें ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। हमें बिजली के साइन बोर्ड से और बिजली के खंभों से दूर रहना है और घर में भी जो बिजली के आलात हैं उनको गीले हाथ पाँव के साथ हाथ में। जी हमने प्लान किया कि एक स्पेशल शो भी करना है और आप तक हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना है। तो 8 दिन अगर बारिश होगी तो 8 दिन आप बारिश वाले गाने सुनते रहेंगे? बारिश वाले गाने 8 दिन तो नहीं सुनेंगे, लेकिन कभी कभार सुनने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सुबह आते बारिश वाले गाने की स्टोरी बता दें। बारिश वाले गाने की कोई नहीं, मैं मिसेस को छोड़ के आया था उसकी यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाने के लिए। उसने अभी अभी एक गाना भेज दिया, लिंक किया सजाद अली का, और वो मैं देख के हंस रहा था तो पकड़ लिया गया। जी ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को एंजॉय। अब आमिर भाई की मिसेस भी इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में आए, बाहर बैठ के बारिश एंजॉय कर रही हैं, तो उन्होंने आमिर भाई को गाना भेज दिया जो वो सुन रही हैं और आमिर भाई को याद कर रही हैं। खैर ये कुछ चीज़ें हैं जो वाकई आपके मौसम के साथ साथ आपके मूड को भी खुशगवार बना देती हैं। यही ज़िंदगी की रौनकें ऐसे ही चलती रहें। बहुत सारी दुआएँ हैं जी सभी लोगों के लिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ में। सो नाज़रीन, मुसलसल बारिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर बिजली गायब है मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें भी आएंगे। लेकिन आमिर भाई इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, छतें गिरने के, करंट लगने के, बच्चों के डूबने के। कल भी एक वाक़या पेश आया, गटरों के ढक्कन खुले होते हैं। वो तो है, वो तो अब रूटीन है कि गटरों के ढक्कन जो है वो पानी यहाँ आपको पता भी नहीं चलता टूट चुके हैं। और वो टूटने के बाद, क्योंकि अब वो लोहे वाले तो होता नहीं कि चोरी हो जाए, बिल्कुल सीमेंटेड है, वो सीमेंटेड आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होता है क्योंकि ठेकेदारों से बने होते हैं। वो टूट जाए तो फिर उनको लगाने वाला कोई नहीं है। तो ये तो वाक़यात जो हैं ये बारिश के साथ साथ हमेशा दिल को ज़रा दुखा देते हैं और इस तरह से लगता है कि जैसे अल्लाह ताला जो है वो हमसे किसी बात पे, आपने पहले ये बात की भी थी कि हमारे शायद अमाल का है, लेकिन ये अमाल का नहीं है, ये जो अमाल हम इकट्ठा कर रहे हैं जो रोज़े क़यामत पेश किए जाने हैं, वो महकमे जो सिर्फ खाना पूरी करते हैं और खाना पूरी इस काम की करते हैं कि हर उसमें बरसात में एक नोटिस जारी करते हैं कि आपका घर जो है वो ख़तरनाक है और गिर सकता है, लिहाजा आप इसको फौरी तौर पर छोड़ दें। मुझे बताएं वो गरीब कहाँ जाएगा? मैं वही कह रही हूँ, क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई नया घर बना के दे दिया कि उसको कोई तेरा घर गिराने? अभी आप मजदूर की उजरत की बात कर रहे थे, उसमें उसकी रोजी रोटी नहीं पूरी होगी तो वो घर की छत के डालेगा। तो वो बेचारे मजबूर हैं
उन कमज़ोर छतों के नीचे बैठे हुए, और वो लोग खुश नसीब हैं जिनके पास अपने घर हैं और मजबूत छतें हैं। उन लोगों को अपने इर्द गिर्दो नवा में लोगों को देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हुकूमत जिन घरों को नोटिस जारी करती है कि ये ख़तरनाक हैं, बरसात में ये गिर सकते हैं, उससे पहले उनके रहने का बंदोबस्त करें। कहाँ जानी है ये आशियाना स्कीमें, मेरा पाकिस्तान घर स्कीम, ये किन लोगों को मिलती हैं, मुझे तो आज तक ये भी पता नहीं चला। तो इन लोगों का हक है जो कि पुराने और बसीदा घरों में रहते हैं और कमज़ोर छतों वाले घर हैं, उन लोगों को घर दें। उसके बाद चाहे आप उनका घर गिरा दें, चाहे आप उस घर का आमिर भाई, उनके पहले अपने मामला तो हल हो जाएं, फिर किसी को घर देने के बारे में भी सोच लेंगे। हुकूमत भी कमज़ोर छत के नीचे। बिल्कुल आपने सही कहा। 10 सेकंड रह गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर वापस आएंगे शो में, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी शहर में बागों की बहाली के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि शहर के कुछ बागात हैं जहां पर सिर्फ बहाली का काम किया जाता है, जहां पर सिर्फ खूबसूरती का काम किया जाता है, जिनमें पेश बहुत सारे लोगों से जब हमने फीडबैक लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी जलानी पार्क चले जाएं, वहाँ पर अच्छा काम है। इसके अलावा शहर के बहुत सारे दूसरे बागों में उस तरह से क्यों पीएचए काम नहीं कर पा रहा। फिर इसके साथ साथ पीएचए की अभी मौसम जिस तरह से मानसून बारिशें हो रही हैं, बारिशी पानी को स्टोर करने के लिए क्या हिकमत अमली है। शहर की ग्रीन बेल्ट्स की कुछ बात करेंगे कि जी ग्रीन बेल्ट्स हमेशा हम कहते हैं कि ये प्लानिंग की जा रही है कि रोड के लेवल की जाएंगी, वो भी हमने देखा कि उस पर काम जो है वो नहीं हो पा रहा। सो क्या क्या प्लानिंग्स हैं पीएचए की और किस तरह से जो है वो शहर की बागों की बहाली के लिए काम किया जाएगा। हमारे साथ डीजी पीएचए उमर जहांगीर साहब मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। गालिबन तकरीबन 2 माह हुए हैं आपको चार्ज संभाले हुए। सो मुझे बताइएगा क्या हालात हैं पीएचए के, आप कितने मुतहरिक हैं जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर, क्या समझते हैं पूरा पीएचए जो है पूरे शहर को संभालना है उसने, और पूरे शहर के हुस्न की जिम्मेदारी बागों का शहर कहा जाता है, तो बागों की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सो मच अन्ना। जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि लोगों का फीडबैक आता है कि हमारा फोकस कुछ चंद पार्क्स पे रह जाता है और बाहर शहर के बाहर के जो पार्क्स हैं वो हमसे निगलेक्ट का शिकार हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ लाहौर के शहरियों को बताना चाहूँगा कि पीएचए लाहौर के 900 के करीब पार्क्स का ज़िम्मेदार है जी, और 3000 एकड़ के करीब हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स हैं जो सरकार की ग्रीन बेल्ट्स हैं जिनको पीएचए मैनेज करता है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसके ऊपर हमारे तकरीबन 9000 के करीब वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, और बहुत सारी मशीनरी है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस पर काम करता है। ये लोगों का फीडबैक किसी हद तक दुरुस्त है कि फोकस जो है वो कुछ बड़े पार्क्स पे रह जाता है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ, और जो छोटे इलाकों के छोटे पार्क्स हैं वो थोड़े से निगलेक्ट का शिकार हुए। जब मैंने चार्ज संभाला जी तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी कि हमने जितने भी छोटे इलाकों में जो पार्क्स हैं, जिस तरह अंदरून शहर के अंदर भाटी के सर्कुलर गार्डन्स का एरिया है, हमारे जो बाकी गेट्स के साथ साथ पार्क्स हैं, 42 के करीब पार्क्स हैं जो हमारे अंदरून शहर के अंदर है, दाता दरबार के करीब, दाता दरबार के आसपास जी, और आप चले जाएं अंदरून शहर में किले के पास हर जगह पे वो जो 42 के करीब पार्क्स हैं, तो सीएम साहब ने बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी कि हम उन इलाकों पर फोकस करें, वहाँ पे लेडीज़ पार्क डेवलप करें, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करें, नौजवानों के लिए जिम की फैसिलिटीज़ लगाएं। तो हम इंशाल्लाह ताला अपना फोकस अब छोटे इलाकों में, छोटे पार्क्स में शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फंड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, गवर्नमेंट की आपको मालूम है कंस्ट्रेंट्स होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इस दफ़ा हमें सीएम साहब ने बिल्कुल वादा भी किया और हमें फंड्स भी मिलने भी वाले, तो हम छोटे इलाकों में इंशाल्लाह ताला फोकस अपना शिफ्ट करेंगे, और मोस्ट लाइकली आपको ये फीडबैक जो है पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा लोगों से जब हम छोटे इलाकों में भी। अच्छा जी, इलाकों की बुनियाद पर हम बात कर लेते हैं, जैसे टाउनशिप है, सब्जाजार है, इकबाल टाउन है, लोगों के घरों के बाहर जो छोटे छोटे पार्क है ना, वहाँ पर माली नहीं पहुँचते हैं। लोग कहते हैं हम अपने घर के सामने अपनी मदद आपके तहत, या फिर जो माली आते हैं उनको पैसे दे के हम काम करा लेते हैं, अदरवाइज नहीं वो करते हैं। क्यों ऐसा है? देखिए ये जो टाउनशिप और ये इलाके हैं, स्कीम्स जो है एलडीए की या इसके अलावा बाकी लाहौर की जो सरकारी स्कीम्स हैं, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं, और अभी हमने एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज शुरू की है जिसके लिए मैं आज लोगों को आगाही भी देना चाहूँगा
कि हमने पूरे जो ये इलाके हैं इनके अंदर हमने अपने लोग भेजे हैं, लोगों के घरों में डोर टू डोर वो जा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि किस तरह वो अपनी ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करें। घरों के बाहर का इलाका जो उनकी बाउंड्री वॉल से बाहर होता है और रोड के बीच में, उसमें लोगों ने पक्की दीवारें बना छोड़ी हुई हैं, किसी ने पार्किंग बना छोड़ी हुई है, किसी ने अपना जंगले लगा लिए हुए हैं। उन सब लोगों को हम फ़िलहाल अभी फ़ौरन हमने अवेयरनेस एक्सरसाइज की है जी। इसमें हाई कोर्ट की तरफ से भी हमें बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, हाई कोर्ट इसको मॉनिटर भी कर रही है और हमारा अपना लॉ भी जो है वो ये कहता है कि हमने रोड और घर के बीच की जो ग्रीन बेल्ट है उसको ग्रीन रखना है। अब उसके दो मकासद होते हैं जी ग्रीन बेल्ट के। एक तो शहर के हुस्न में इजाफा करती है जब आप रोड से गुजरते हैं। अब आप किसी भी लाहौर की पॉश लोकेलिटी में चले जाएं, DHA हो जाए, मॉडल टाउन हो जाए, तो लोगों ने अपने घरों के बाहर की ग्रीन बेल्ट्स बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई होती है, वो लोग खुद करते हैं अपने खर्चे से। जो कानून है PHA का वो ये मांगता है कि हर घर जो है अपने घर के बाहर की जो ग्रीन बेल्ट है उसको ग्रीन रखेगा और मेंटेन करेगा। अब उसका जो पहला मकसद तो वो खूबसूरती है जिससे हम सब महसूस भी होते हैं, लेकिन उसका जो बहुत अहम मकसद है वो दूसरा वो ये है कि जो सड़क के ऊपर पानी आता है, जिस तरह आज आपने देखा कि ताजपुरा में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई और पानी सड़कों पे खड़ा है। अब पानी जाने की जगह कोई नहीं, अब वासा वाले जाएंगे बेचारे, वो पंपिंग स्टेशंस लगा के पानी वहाँ से पंप करेंगे। जो इस कानून का मंशा है वो ये है कि जब बारिश हो तो वो बारिश का पानी सड़क से बह के ग्रीन बेल्ट्स में चला जाए और ग्रीन बेल्ट से सीप करके सब सॉइल वाटर लेवल को एनहेंस करे। तो ये बहुत अहम फीचर है इन ग्रीन बेल्ट्स का जो सड़कों के किनारे होती हैं। तो लोग तो जिम्मेदार PHA को करार दे रहे हैं कि शहर में जितनी ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं हर दौर में हम सुनते हैं कि उनको रोड के लेवल पे लाएंगे। पूरी दुनिया में ये मिसालें हैं, जोहर टाउन में भी हम शहर लाहौर में जोहर टाउन में भी देखें, इकबाल टाउन में मिसालें हैं। बाकी ग्रीन बेल्ट्स को क्यों लेवल पे नहीं लेके आया जा रहा? बारिशी पानी इतना ज़ाया हो रहा है, ज़ेर ज़मीन पानी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। PHA खुद भी कसूरवार है इसमें किसी हद तक। जो हमने अपनी ग्रीन बेल्ट्स बनाई हुई हैं जो रोडों के किनारे, वो भी कुछ कई जगह पे ऊंची हैं रोड से, हम उनको भी लेवल पे लेके आ रहे हैं। उनको आइडियली जी रोड के से 3 इंच नीचे होनी चाहिए ग्रीन बेल्ट। तो आइडियली हम अपनी ग्रीन बेल्ट्स भी नीचे लेके आ रहे हैं और उसके अलावा जोहर टाउन के अंदर हमने 2 ब्लॉक्स अभी पिक किए हैं, G3 और G4, जिसके अंदर हम अब इंशाल्लाह ताला सारी जो घरों के बाहर की ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो रोड की ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको ना सिर्फ रोड से नीचे लेके जाएंगे बल्कि उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करके दिखाएंगे आपको। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ मेंटेन तो कर लेंगे, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहीं ना जाएं, बस ये ऑरेंज ट्रेन का सारा रूट देख लें तो जितनी नीचे ग्रीन बेल्ट है, जिसको एक टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने फूल पौधों से आरास्ता कर दिया था, बुरे हाल है। वहाँ पर नशई बैठे हैं, लोगों ने वहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ है, कब ठीक होंगी? थैंक यू अगेन फॉर हाईलाइटिंग दिस। देखें, गुज़श्ता 3-4 साल में हमने देखा कि लाहौर में जो खूबसूरती का लेवल था, बागात की मेंटेनेंस का लेवल था, जो ग्रीन बेल्ट्स की मेंटेनेंस का लेवल था, वो बहुत नीचे गया और PHA ने ये बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया था किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए। PHA से लोग एग्जाम्पल लिया करते थे, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। मुझे याद है शहर के दाखिली खारजी रास्ते इतने खूबसूरत अंदाज में वेलकम करते थे, लाहौर में आने वाले अक्सर जिक्र करते थे कि क्या खूबसूरत मंजर है। और जो सोशल मीडिया पे कराची और लाहौर की लड़ाई होती थी उसमें लाहौरी इस बात पे हमेशा जी जाया करते थे कि हमारी ग्रीन बेल्ट्स, हमारा शहर सरसब्ज है और हमारा शहर खूबसूरत है और कराची में दरख्त देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये रेपुटेशन क्रिएट करने में PHA का बहुत अहम किरदार है। PHA ने बड़ी मेहनत की है 20-22 साल में। निगलेक्ट हुआ पिछले 3-4 साल में, लेकिन उसको ठीक करने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम दोबारा से वही मेहनत दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमारे स्टाफ अब सारे का सारा आपको फील्ड में नज़र आएगा। अब आप जब भी बाहर जाएंगे, इस साल हमें एक और ट्रेजेडी हुई कि इस दफ़ा स्प्रिंगलेस ईयर गुजर गया हमारा, गर्मी बहुत जल्दी आ गई, फूलों की वो उस तरह से ब्लॉसम नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी हमने दोबारा से अरेंजमेंट सारी कर ली हुई और मैं लाहौर की रौनकें हम लाहौर को वापस ला के देंगे। सही। अच्छा जी, इसके लिए तो मुझे लगता है अभी बहुत टाइम दरकार है, ये इतनी जल्दी काम नहीं होने वाला। लोगों को इंतज़ार भी करना होगा, कुछ लोगों को अपना पार्ट भी प्ले करना होगा। फूल पौधे ये फेवरेबल मौसम है लगाने का, सो मुझे बताइएगा क्या प्लानिंग है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो शजरकारी इस मौसम में की जाती है, फूल पौधे वो आगे लॉन्ग टर्म जो हैं उनको। जी थैंक यू। हमारी जी हर साल एक मानसून प्लांटेशन ड्राइव होती है जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, सारे महकमे उसमें हिस्सा लेते हैं। PHA इस साल जी अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा पौधे लगा रहा है और उसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारे डोनर्स हैं, उन्होंने हमें बड़ा इसमें ताउन किया है। मंडे से हमारी जी फुल स्केल ड्राइव शुरू हो रही है और हम इस साल हमारा टारगेट 5 लाख दरख्त लगाने का, पौधे नहीं दरख्त, जिसमें हम इंडिजिनस स्पीशीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जी। जो हमारे लोकल फ्रूट्स हैं, हमारे लोकल ब्रीड के दरख्त हैं, हम वो लगा रहे हैं। उसका 2 फ़ायदे होते हैं लोकल ब्रीड लगाने के। एक
तो वो आपकी ओवरऑल इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उस पर परिंदे आते हैं, उसके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं, तो फॉलिएज क्रिएट होता है, तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम होता है वो इम्प्रूव होता है। और दूसरा ये होता है कि उनकी प्रोपेगेशन होती है। हम इंपोर्टेड दरख्त लगा के हमने डिफरेंट ब्रीड्स लगाई हैं, उनका हमारे सेटअप में डिफरेंट बीमारियाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसकी वजह से अब हम लोकल इंडिजिनस स्पीशीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हमें इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला प्लांटेशन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दरख्त लगाए जाएंगे, ग्रीन एरिया हम देख रहे हैं ख़त्म होता जा रहा है, कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, जहाँ कहीं बाग हैं उनको ख़त्म करके दरख्त काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। सो ये चरिंद परिंद हमें जो नज़र आते थे ना कभी शहर में, वो तो अब नज़र ही नहीं आते, और यही वजूहात हैं। कैसे फिर ये दरख्त लगाए जाएंगे अगर पूरा शहर ही आपका कंक्रीट में तब्दील होता जा रहा है? ना दो फ़र्क बातें हैं। बागात में कभी भी कंक्रीट जो होती है वो इंक्रोचमेंट होती है, हम उसको रिमूव भी कर देते हैं। वो है ग्रीन एरियाज़ में जाके लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं। और आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप दुनिया में जाएँ, मैं कुछ अर्सा सिंगापुर में रहा, पढ़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे उन्होंने पार्क रखा हुआ था जिसमें वो अपने लोग अपने बच्चों को ले जाके चिड़ियाँ दिखाते थे, जुगनू दिखाते थे। और अब मैं आई एम श्योर कि आपने भी अभी रिसेंटली कभी जुगनू नहीं देखा होगा। हाँ। लाहौर में, लाहौर में जुगनू वाकई नज़र नहीं आते अब। उसके लिए भी हम एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम जुगनू की अफजाइश के लिए हम एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं, जल्लों में भी कर रहे हैं और जलानी पार्क में भी कर रहे हैं, ताकि कम से कम हमारे बच्चों को ये जुगनू की वो जो टिमटमाती रोशनी है वो देख के महसूस तो हो सके। अब हम लोग अपने आप को बिल्कुल कंक्रीट पे शिफ्ट कर चुके हैं। बड़े मुनफरिद से आपको परिंदे सम टाइम नजर आते थे, जो हमने कहा आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो चिड़िया तो होते ही कहीं नजर नहीं आते जी, बिल्कुल नहीं आते। और चीलें बहुत नज़र आती हैं बाय द वे। और मैं अपने लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि वो जगह जगह कोई हमारा रवाज सा बन गया कि रावी के पुल पे खड़े होकर, किसी और जगह खड़े होकर वो गोश्त के टुकड़े फेंकते हैं चीलों के लिए। तो वो चीलों की तो अफजाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो चीलें सारे छोटे परिंदों को ख़त्म कर रही हैं हमारे इकोसिस्टम से। सही। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, बड़ा हमने इशू सुना था कि पीएचए में मालियों की तनख्वाहों के बड़े मामलात चल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, परेशान हैं। सो ये मामलात हल हो गए हैं या नहीं? जी, हमारे पीएचए के जी दो तरीके हैं सोर्स ऑफ इनकम के। एक तो हमें सरकार पैसे देती है और एक हमारे अपने सोर्सेज होते हैं जो एडवर्टीजमेंट से हमें मिलते हैं और हमारे जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं या पार्क्स में जूस कॉर्नर्स हैं। इस साल पीएचए ने अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया है जी। हम इस साल 1.3 अरब रुपया हमने जमा किया अपने ओन सोर्स रेवेन्यू से। और इस साल हमारी कोई इशू नहीं बना तनख्वाहों का भी नहीं और पेंशन का भी नहीं। वक्त पे पेंशन हमने दी अपने मुलाजमीन को, वक्त पे हमने उनको तनख्वाहें दी और वक्त पे हमने उनको सारे यूनिफॉर्म प्रोवाइड किए। पीएचए की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का है, हमने तो बड़ी दफ़ा देखा है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बिल बोर्ड्स लगा, ये पीएचए के अंडर नहीं आती? बिल्कुल पीएचए के अंडर आती हैं। जो बिल बोर्ड्स होते हैं आउटडोर एडवर्टीजमेंट और जो स्टीमर्स होते हैं रोड के साइड एडवर्टीजमेंट, वो पीएचए के पास है। ठीक है। उस पर हाई कोर्ट्स की भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हमने भी अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो अपना बिल बोर्ड लगाएगी उस पर वो अपना एनओसी नंबर लिखेगी, जो वो किसी भी इदारे से जहाँ से मंजूरी हुई है, एलडीए से या किसी और इदारे से, उसका एनओसी नंबर लिखेगी और उस पर क्यूआर कोड लगाएगी, ताकि कोई भी शहरी जब उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस क्यूआर कोड को स्कैन करे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को देख ले एक दफ़ा कि क्या वो एलडीए से प्रॉपरली मंजूर है या किसी और इदारे से मंजूर शुदा है कि नहीं, ताकि इलीगल सोसाइटियों में जो लोगों के पैसे फंस जाते हैं और जो गरीब आदमी उसमें फ्रॉड का शिकार होता है उसके भी हम मदद कर सकें। सही। नए पार्क्स बनाने पर कोई प्लानिंग की जा रही है शहर में? बिल्कुल जी, एलडीए सिटी का एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। एलडीए सिटी में हम एक बहुत मेजर ग्रीन इंटरवेंशन कर रहे हैं, बहुत बड़े पार्क्स डेवलप कर रहे हैं। हम एक उधर हमने अर्बन फॉरेस्ट लगाया है पूरा जाके, अभी शहरी वहाँ रहना शुरू नहीं हुआ, अभी डेवलपमेंट वर्क जारी है, लेकिन वहाँ पे अभी से हमने ग्रीन इंटरवेंशन शुरू कर दी और इंशाल्लाह ताला जब शहरी वहाँ रहना शुरू करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सही। मुझे ये बताइएगा, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इन मामलात को देखना है कि अगर नए घर बन रहे हैं तो लोगों को पाबंद किया जाए कि अपने घर के बाहर ग्रीन एरिया रखें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। इसके लिए पीएचए ने कोई प्रपोजल तैयार किया है कि एलडीए के साथ ऑब्वियसली इदारों की मुशावरत से ये काम हो? यह ना जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए जो घरों के बाहर की ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी। जो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हैं, इकबाल टाउन है, आपका जौहर टाउन है, आपका गार्डन टाउन है, फैसल टाउन है, ग्रीन टाउन है, ये सारे जो एरियाज़ हैं इसमें ऑलरेडी हमने नोटिस सर्व कर दिए हुए लोगों को। हम उनके घरों में जाके उनको बता रहे हैं कि आपने बाहर की ग्रीन बेल्ट कैसे मेंटेन करनी है। हम तकरीबन 10,000 के करीब लोगों के पास जा चुके हुए हैं ऑलरेडी और हमारा इरादा है कि हम इसी महीने के अंदर तकरीबन 1 लाख घरों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और उसके बाद हम जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि जौहर टाउन के जी ब्लॉक में हम जो एक आइडियल ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं,
उसमें हम घरों के बाहर से सारी वो जो इंटरवेंशन उन्होंने की हुई है उसको रिमूव करेंगे। पहली स्टेज पे जो पक्की इंटरवेंशन हुई हुई है उसको रिमूव करेंगे, जिन्होंने बाय टफ्टाइल कर दिया या कोई गार्ड रूम रख लिया है या किसी ने कोई गिराज बना लिया, वो हम रिमूव करेंगे। LDA और PHA की इस सिलसिले में हमने टीमें बना दी हुई हैं, वो इसका सर्वे कर रही हैं और इंशाल्लाह विदिन अ वीक्स टाइम हम वो रिमूव करना शुरू करेंगे। जो लोग खुद नहीं रिमूव करेंगे उनकी हम रिमूव करेंगे। लाहौरिये कहते हैं कि PHA सिर्फ और सिर्फ पोश इलाकों में काम करता है। आपके जितने दूसरे इलाके हैं, अंदरून शहर की तरफ चले जाएं, फिर आप बागबानपुरा की तरफ चले जाएं, यहाँ कहीं पे PHA ने कोई काम नहीं किया। क्या ये PHA के अंडर इलाके नहीं हैं? इनके साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? अना, मैं आपको दावत दूंगा कि आप अगला प्रोग्राम मेरे साथ सर्कुलर गार्डन में करें हमारे साथ। आप देखेंगे कि वो सर्कुलर गार्डन के जो पार्क्स हैं उनकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के पार्क्स हैं, और वो आप हैरान होंगी कि किस तरह अंदरून शहर के अंदर जो थोड़ी जगह हैं उनमें कितने हसीन और जमील पार्क बनाए हुए PHA ने। क्रिटिसिज्म दुरुस्त है कि कई जगह पे फोकस कम हो जाता है PHA का, वो फंड्स की कमी की वजह से कभी एक तरफ चल पड़ते हैं, कभी एक तरफ चल पड़ते हैं और पूरे का पूरा वो मैनेजमेंट नहीं करते। वो हमारा ओवरऑल सरकार के साथ मैनेजमेंट का एक कंसर्न है, उसको अभी हम IT इंटरवेंशन के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ एक प्राइवेट कंपनी है ज़िंदगी, उन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया है, वो हमें फुल एक IT बेस्ड सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि हमारे जितने भी लोग हैं वो जो डेली का काम करते हैं, जो डेली जाते हैं लोगों के पास, तो उसकी हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हम कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि अब आपको ना नौजवानों को साथ मिलाना है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को बड़े ज़बरदस्त इनके पास आइडियाज़ होते हैं। सो अगर कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ रखें कि इन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके कुछ शहर में खूबसूरती के लिए हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम NCA जो कि जी एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे मुल्क का और उसमें बहुत ज़बरदस्त टैलेंट अवेलेबल है, तो NCA के साथ हमारी मशावरत चल रही है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते रहते हैं। अब हम GC यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें अभी इस टाइम भी ये फेस कर रहे थे कि सेशन क्लोज थे, स्टूडेंट्स थे नहीं, लेकिन हम बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हम इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी GC के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। उसके अलावा सिटीजन एज ए जनरल सिटीजन फोरम जी, हम डिफरेंट फोरम्स के साथ वैसे तो PHA इवेंट्स कराता ही रहता है इस तरह के, बिल्कुल, लेकिन जितना आप लोगों को इन्वॉल्व करें आपको फीडबैक भी उतना पता चलता है कि लोगों का फीडबैक क्या है। और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं, उनसे इंगेज करते हैं, ताकि देखिए हम एस्थेटिक्स जो होती है ना वो हर बंदे की अपनी पर्सनल होती है, लेकिन एक सोसाइटी की जनरल एस्थेटिक्स भी बिल्कुल होती आपने सही कहा। अच्छा जी, पार्क्स में जो झूले लगे हैं ना उनकी बदहाली पे भी लोग बड़ी शिकायतें करते हैं कि ये जो पार्क्स हैं, लोग अपने बच्चों को शाम के टाइम, आजकल जैसे मौसम अच्छा है, बाहर लेके जाएं तो कोई झूला टूटा हुआ है, कोई किसी को वैसे ही ताले लगे हुए हैं, किसने ठीक कराने? आप? हमने ठीक कराने हैं जी, और उस पर काम हमने जारी किया हुआ है अभी। लेकिन आवाम के लिए एक और मैं उनको बता दूं कि गर्मी का मौसम है, बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, तो हमने पार्क्स के टाइमिंग थोड़े से इंक्रीज़ कर दी है। हमने रात को 11 बजे तक शिफ्ट कर दिया ताकि वो जाके पार्क्स को एंजॉय कर सकें और देख सकें। लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया है हमने पार्क्स में। इंशाल्लाह ताला पार्क्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट हम बेहतर कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी छोटी छोटी जो काविशें हैं वो इंशाल्लाह ताला रंग लाएंगी। लेकिन सबसे पहला काम मेरे ख्याल से ग्रीन बेल्ट्स को लेवल पे लेके आना जो है ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है, अगर हम ये टाइम गवाते कि बारिशें जिस तरह से हो रही हैं तो फिर मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? लाहौरियों को जी हमारे साथ ताउन करें, एक रोड लेवल से नीचे ले जाने के लिए हमारा साथ दें। हमारे लोग जब आपके घरों में आएँ, आपको वो नोटिस दें तो उससे बिल्कुल घबराएं मत। हम उसको आप पॉजिटिविटी लें, उसको समझें और उसके मुताबिक अपने ग्रीन बेल्ट्स को, घरों के बाहर के ग्रीन बेल्ट्स को मैनेज करें। जब पार्क्स में जाएं प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, हमारे पौधों को डैमेज ना करें, उनको पार्क्स के एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। कूड़ा करकट मत फेंकें। अब हम कूड़ा करकट फेंकने पे फ़ाइन लगाने वाले हैं, 200 रुपया फ़ाइन होगा जी जो बंदा कूड़ा करकट पार्क्स में फेंकेगा, और ये बड़ा सीरियस फ़ाइन होगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे शहरियों के रवैये अक्सर जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं देखती हूँ कि आप जहाँ कहीं पार्क साफ़ सुथरे हैं, आप गए, खाना शाना खाया, वहीं पे ही सब कुछ फेंका और आप आ गए। सो ये चीज़ें हैं जिनका आपने भी एहसास करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलजुल कर ये काम होते हैं। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अना फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट्स हम शामिल कर रहे हैं और सेगमेंट्स में सबसे पहले है टुडेज हेल्दी टिप। अच्छा जी, हम चलेंगे रहमान की तरफ। आज की टिप हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू यू रहमान।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपकी खिदमत में हाजिर, आपका फिटनेस एक्सपर्ट, आपको चेंज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी डाइट का ख्याल रखने के लिए। क्योंकि अगर मैं ना बताऊं, आपसे ना पूछूं, सच्ची आप तो खाना शुरू कर दोगे। तो हमारी टीम का हमारा मकसद ये होता है ताकि आपको बार बार ट्रिगर किया जाए, बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए। नहीं, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, फिट करें और डाइट का ख्याल रखें। क्योंकि इतने मुर्ग मुसल्लम बाकी सारी चीज़ें जब आती हैं ना चाहते दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करें, सेहत के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि सेहत है दौलत, और इससे बड़ी कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए इस बात को अपने माइंड में रखें, सेहत पहले, बाकी चीज़ें बाद में। कोई बात नहीं, सम टाइम आप चीट मील कर लें, लेकिन वर्कआउट को कभी मिस नहीं करना। तो इसलिए मिस ना करने के लिए हम इतना प्रोग्राम, इतना सारा सेटअप करते हैं आपको बताने के लिए। सिर्फ नॉलेज, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, आपको बताया जाए, इसको आप नोट करें। टू बी ऑनेस्ट, आपके पास एक नॉलेज, ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा हो गया होगा और मज़ीद चलता रहेगा। लर्निंग प्रोसेस अभी मेरा भी है, मैं भी सीखता हूँ, समटाइम आपसे सीखता हूँ, आपके सवालों से सीखता हूँ, आपके फीडबैक से सीखता हूँ। तो इसलिए सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें सेहत दे, इज़्ज़त दे, हमारी टीम को हौसला दे इस नए काम के लिए, ताकि आपको बताया जाए और आपको स्ट्रॉन्ग किया जाए। चलें, आज के वर्कआउट में 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में लोअर पोर्शन एंड कोर। लोअर स्ट्रॉन्ग ना हो, कोर और हैवी लगता है। कोर हैवी हो तो लोअर पोर्शन बेचारा, उस पर सारा वजन पड़ जाता है। अब इतना सारा आगे पेट होगा तो टांगे कमज़ोर होगी तो क्या है, अजीब लगेगा। हम कपड़े खुले पहनेंगे, साइड से तस्वीर नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए, इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम आपको बताएंगे एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ताकि मूड भी चेंज होता रहे। एक पैटर्न को फॉलो करते ना, पर्सनली मैं भी बोर हो जाता हूँ, क्या यार वही बार बार वही चीज़ें आ जाती है। लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपका मूड भी चेंज हो जाता है और आपके डिफरेंट मसल्स भी हिट होते हैं। तो चले, फर्स्ट आपने 5 मिनट वार्म अप करना है डिफरेंट। उसका ईजी ये है कि स्टेप अप कर लें, 30 to 60 सेकेंड्स का आप स्टेप अप करते जाएं 3 सेट्स में। वार्म अप हो गया। अब फर्स्ट ट्रेनिंग में लंजेस विथ स्क्वाट्स, इसको स्लो रेंज ऑफ मोशन में बताऊंगा। मेरे में डंबल्स हैं और डंबल्स को मैंने पीछे कर दिए। अब फर्स्ट ट्रेनिंग्स में हमने क्या करना है, लंजेस और स्क्वाट्स हमने करने हैं। स्लो रेंज ऑफ मोशन में बैलेंस के साथ लंजेस, रिदम, मूव, रिदम, देन स्क्वाट्स। अब इसको फ्रंट एंगल से लेता हूं, मैं मैट से बाहर आऊंगा। ओके, 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, देन स्क्वाट्स। 1 राइट, 1 लेफ्ट एंड स्क्वाट्स। ओके, 1 2 देन स्क्वाट्स। ऐसे एक रिदम बना लेते हैं ताकि आपको हर एंगल से पता चलता जाए। ओके, स्टार्ट नाउ, काउंटिंग 1 2 side change squats. Okay, 1 2 squats, 1 2 now squats. ये जब करेंगे ना, मैं बहुत याद आऊंगा कि सर ने कैसी कॉम्बिनेशन बताई है। 1 2 squats, 1 स्लो रेंज ऑफ मोशन में, 1 2 एंड स्क्वाट्स। 10 रैप्स आपने करने हैं। 1 मिनट की ब्रेक के बाद आपने इसको रिदम के साथ लेके चलना है। अब ये देखें, साथ साथ बोलना और ट्रेनिंग करना सिर्फ आपको बताने के लिए कि परफेक्शन क्या होनी चाहिए। परफेक्शन नॉर्मली रेंज फर्स्ट, सेकेंड, नाउ स्क्वाट्स। आप स्विच करते हैं सेकेंड ट्रेनिंग में, वो होगी कोर, इसके अल्टरनेट। सिंगल डंबल, ओके, मूवमेंट, 1 साइड डाउन, 1, ओके, नीज तक जाना है, 1 2 आर्म स्टिफ, 5 6 7 8 9 10. Now switch. Okay, move. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 exercises. First exercise में डबल कॉम्बिनेशन है, सेकेंड एक्सरसाइज सिंगल। नाउ इसके साथ कॉम्बिनेशन करने हैं
आपने होल्डिंग साइड से भी, ये पहले भी किया, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन। ओके, स्टार्ट, रेडी, ओके, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। जब ये सारा कर लेंगे टांगे शिवर करेंगी, मे बी आपके 5 सेकेंड हो, लेकिन इसको 5 10 15 सेकेंड्स तक आपने लेके जाना है बैलेंसिंग के लिए। जब तक बॉडी में बैलेंस नहीं होगा वो शिवर करती रहेंगी। जैसे नॉर्मल रूटीन में मैंने कोई वेट उठा लिया तो टांगे यूँ कांपनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए टांगों की स्ट्रेंथ के लिए इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मिस नहीं करना ना, मैंने करने देना। नाउ अब अगेन रिटर्न साइड पे। ओके, साइड नी बैंड एल्बो, स्लो रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग बिगनर्स के लिए जो घर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं और मसल इंजरी ना हो, ये स्पेशली उनके लिए। ओके, मूव, ओके, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फर्स्ट मसल आपका ये है, सेकंड आपके अपर बॉडी। 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट्स, 15 ईच साइड आपने करने। नाउ ब्रेक नहीं लेनी, स्विच करना है आपने ब्रीदिंग वैक्यूम में अगेन, लेकिन इसमें आपने ब्रीदिंग वैक्यूम स्क्वाट शेप में करना है। वाइड लेग स्क्वाट्स होल्डिंग, देन नाउ ब्रीद इन, होल्ड, सिर्फ बैलेंसिंग के लिए। 1 होल्ड, सांस को रोकना है आपने। काउंटिंग मैं करूँगा सिर्फ आपको बताने के लिए। 2 3 4 5 रैप्स आप साइड एंगल से, ताकि परफेक्शन का पता चले। पाँव मेरे वाइड हैं, मैट से बाहर। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। ये कॉम्बिनेशन करें। ये ट्रेनिंग स्पेशली मैं बताऊं, आउटर थाई, इनर थाई, आउटर क्वाड्स, इनर क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट्स मसल्स। दोस्तों तो लगता है मेरी भी बर्न हो चुकी है, तो इसको आप करें, मुझे फीडबैक देना आपने लाजमी। अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई टिप चाहिए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है आपको बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिट करने के लिए। हमारी टीम यही चाहती है कि आपको हर नए प्रोग्राम में एक मिनिमम तो एक टिप आपको मिले और ट्रेनिंग नहीं मिले, ताकि आपकी दुआओं के साथ ये सारी चीज़ें कामयाब हो रही हैं, लोगों को नेक सेहत मिल रही है और उनकी सेहत बेहतर हो रही है। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, फिट रहें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू रहमान। और रहमान ने हमें बताई है जी हेल्दी रहने के लिए टिप, आज की एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं ऐसा टोटका जो कि घर में आपके चीज़ मौजूद होती है, आपके किचन में मौजूद होती है, आपके लिए किस तरह उसके मल्टीपल फ़वाइद हो सकते हैं। आज की जो चीज़ हमने डिसाइड की है जी हल्दी, और हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। सबसे पहले घुटने के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, हड्डियों का दर्द अक्सर लोगों को रहता है, सो अगर हल्दी का आप इस्तेमाल करेंगे आपके लिए मुफीद है। और वो लोग जो कि ये कहते हैं कि जी स्किन बड़ी ड्राई है, एड़ियाँ फटी हुई हैं, अगर वो भी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इसके साथ साथ एक और फ़ायदा जो बड़ा फ़ायदा है, सूजन खारिश वाली जगह पर अगर आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग प्रॉपर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जी ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। हाजमे वज़न में कमी के लिए वो लोग जो कि शिकायत करते हैं कि हाजमे की ब्लॉटिंग रहती है, सो हल्दी उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। वेट रिड्यूस करना हर दूसरे बंदे का मसला है, मर्द और ख़वातीन, बच्चों का, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करते हुए अपना वेट भी कम कर सकते हैं। जिगर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगेन हम एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि सभी लोग चाहते हैं, वेट कम हो जाएगा। दूध में अगर हल्दी का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है, हड्डियाँ भी इससे मुफीद होती हैं। सेकेंडली चेहरे पे जिन लोगों को मसाइल रहते हैं, दाग धब्बों के, हलकों के मसाइल, हल्दी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। सो मल्टीपल ये फ़वाइद हैं, घर में आपके ये चीज़ मौजूद होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल खाने के इस्तेमाल के अलावा हमने कभी हल्दी का ऐसे इस्तेमाल किया होगा।
अक्सर मैंने सुना है कि जी अगर किसी को चोटें लग गई हैं, रगड़े लग गई हैं तो फौरी तौर पर दूध में हल्दी डाल के दी जाती है, तो इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं कितना मौसर हो सकता है। इतने सारे फ़ायदे हैं, ज़रूर खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं और इसका फीडबैक भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। कि नाज़रीन हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन क्योंकि बारिशों की प्रेडिक्शन अभी 2-3 दिन तक है, शहर में तेज़ बारिशें भी होंगी, हल्की बारिशें भी होंगी, तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं। रोड पे आप बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइव कीजिए, जहाँ कहीं पर भी आपको वाइड्स नज़र आती हैं आप थोड़ा सा वहाँ से रास्ता या तो चेंज कर लें या साइड पे होकर गुजरें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।